हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में हम कर रहे हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो हमने 130 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। तो ये देखो, ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है ना। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, एक हमारे पास, मान लिया हमारे पास क्या करता है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना, ये डिवाइड करता है। किस चीज को डिवाइड करता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर डाटाबेस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में ये क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। देखो, आप इसके नाम से ही समझ जाओ कि क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब क्या है, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना, यानी कि फोर्थ हिस्सा। तो क्वार्टाइल डेविएशन भी क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब इसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है ना, उसका फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है ये है, इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है आपके पास में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। यानी कि हमारे पास देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं जो कि किसी एक तीसरी संख्या से 30 और 40% कम है। तो हमें बताना है कि जो सेकेंड नंबर होगा वो पहली वाली से कितने प्रतिशत है, यानी कि उसका कितने प्रतिशत है। तो देखो, यहाँ पर हम ना तीसरा नंबर ही मान लेते हैं। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो हमने तीसरा नंबर अब क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब 100 मान लिया। अब देखो, जो पहली संख्या है वो कितना प्रतिशत कम है, 30%, यानी कि पहली संख्या जो है हमारे पास कितनी होगी, 70। दूसरी जो है ना वो कितना है हमारे पास में, 40% कम है। 40% कम का मतलब दूसरी जो संख्या हो गई हमारे पास वो क्या हो गई, 60 हो गई। अब देखो, इसने क्या बोला कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, 60, प्रथम संख्या मतलब 70, इसका कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है, 6/7। अब 6 बाई, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, 600/7। अब यहाँ से देखो, अगर आपको पता है कि 1/7 जो है ना ये कितने परसेंट के बराबर होता है, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। ठीक है, तो 8 पे जाएगा तो 8 पे चला गया, फिर हमारे पास 4 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 5/7 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 85/7%। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या मान लेना है, जो संख्या जिस भी संख्या से कम है ना उसी को ही हमने क्या मान लेना है, 100 मान लेना है, और जितना जितना कम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दे रखा है, अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स, यहाँ पर इसको इतनी टाइल्स की जरूरत है, ईच 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फ्लोर। यानी कि क्या दे रखा है, जो टाइल है ना उसकी हमारी हमें डायमेंशन दे रखी है, यानी कि उसकी लेंथ ब्रेड जो भी आप लगा लो। तो यहाँ पर आपको 15/12 की वो टाइल है, और किसी एक रूम है जो कि कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है, उसको कवर करने के लिए कितनी टाइलों की जरूरत है हमें, 7500, यानी कि 7500 टाइलों की जरूरत है। देन हमें क्या बताना है, ब्रेथ ऑफ द रूम, रूम की जो ब्रेथ है वो कितना होगा, यानी कि हमने मान लिया रूम रेक्टेंगुलर शेप का है। तो अब यहाँ से क्या होगा, रूम का जो एरिया है वो हमारे पास, यानी कि जो उस फ्लोर का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई फर्श होगा, कोई फ्लोर है, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में, इसकी हमें लेंथ दे रखी है 15 मीटर, हमें इसकी क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। तो अब देखो, जितनी भी यहाँ पर टाइलें लगेंगी ऐसे, तो टाइल का जो यहाँ पर हमारे पास एक टाइल का जो एरिया होगा उसको हम 7500 टाइलों से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। अब टोटल एरिया ये रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। ये किसके बराबर रखोगे आप, यहाँ पर करो 7500, यानी कि 7500 इंटू में। अब ये देखो सेंटीमीटर में, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, मीटर में। तो डायरेक्ट बना लो 15/100, क्योंकि यहाँ पर आप इसको जब मीटर में बनाओगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से 12/100। अब यहाँ पर लेंथ देखो, लेंथ की जगह पे हम क्या कर रख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर लेंथ हमारे पास कितनी है, 15 इंटू में बी। अब देखो, यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से इसको 25 से काट लो, ये 3 पे चला जाएगा, ये
4 पे कट गया, 4 से इसको कितने पे काट सकते हैं हम, 3 पे काट सकते हैं। अब 15 से 15 कट जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी आपके पास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया होगा कि जो हमें टाइल के द्वारा जो भी एरिया यहाँ से कवर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रूम का एरिया हो जाएगा, और वहां से हम इसकी डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब आपको पता है कि जब हमारे पास नॉन लीप ईयर होता है, या हम एक साल की बात करते हैं, तो एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं जिसके अंदर 52 वीक होते हैं। तो 52 वीक होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 52 वीक, यानी कि जब इसको 365 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा हमारे पास 52 वीक आ गए। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 53 संडे होने की हमारे पास क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 52 तो यहाँ से हटाई दो, रिमूव कर दो। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास क्या आता है, जब 365 को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास बचता है 52 वीक, और एक दिन बच जाता है, एक दिन बचेगा। अब ये एक दिन 7 डेज में से कोई भी डे हो सकता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी कि एक दिन मेरा या तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है। तो एक दिन बचेगा ना। अब ये एक दिन हमारे पास 7 डेज आउट ऑफ 7 में से, यानी कि टोटल हमारे पास डेज कितने हैं, 7, और 7 में से अब संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक, यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो 7 में से हमारे पास संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक है ना, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि एक दिन बचा है, एक दिन बचा है। अब एक दिन में से संडे जो है वो कितनी बार हो सकता है, एक दिन हो सकता है, तो 1/7 यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास एक ही फेवरेबल केस बनता है, कितने में से, आउट ऑफ 7 में से। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होगे, इजी था। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, अ टैक्स ऑन एन आइटम इज डिमिनिश्ड बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीज बाय 15%, देन द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू इज। अब देखो इस क्वेश्चन को ना कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास 20% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी कि माइनस का 20 हो गया, और 15% को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि प्लस का 15 हो गया। तो जब हमारे पास ऐसे दो परसेंटेज होती है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है, क्या हम यूज करते हैं कि माइनस, यानी कि जो भी हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज है, माइनस का 20 हो गया, प्लस का 15 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 20 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम, 100 करते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो आप इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0, 2 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, 5 से ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से जब आप देखोगे तो माइनस का कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 5 और माइनस का 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 8। तो माइनस का इसका मतलब डिक्रीज बाय 8%। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक और तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज पता है, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या कर दिया, 20% कम कर दिया। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि वैल्यू 5 से कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है, यानी कि 4 हो गया। 15%, अब 15% का मतलब जो है ना, यहाँ से नहीं पता है तो यहाँ से निकाल सकते हो, 5 को इससे काटोगे तो ये हमारे पास 3/20 आ गया। ठीक है, 3/20। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि वैल्यू हमारे पास 20 थी, और जो ऊपर वैल्यू आई है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, 3 इंक्रीज हो गई है, यानी कि 20 से ये कितना बन गया, 23 बन गया। अब देखो इसका ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 100 हो गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 92 आएगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट डिफरेंस देख सकते हो, कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो डायरेक्ट आपके पास में क्या आ जाएगा, डिक्रीज बाय 8% हो जाएगा। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 20%, व्हाट इज द मार्क प्राइस्ड ऑन एन आर्टिकल विच कोस्ट 450 टू द शॉपकीपर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ना कोस्ट प्राइस, हमें क्या पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है, तो मैं मार्क प्राइस क्या कर लेती हूँ, मार्क प्राइस मैंने मान लिया कितना है, मेरा 100 है। ठीक है, मार्क प्राइस मैंने कितना मान लिया, फिर हम 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मार्क प्राइस मैंने माना 100। अब देखो वो मार्क प्राइस पर कितने की डिस्काउंट देता है, 10% की डिस्काउंट देता है, यानी कि अगर मैं 100 का 10% निकालूंगी तो मेरे पास 90 आ गया। अब ये जो 90 आया है,
ये 90 भी, उस 90 पे भी वो क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि जो 90 है ना, मेरी 120 की वैल्यू है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से काटोगे ये 4 पे चला जाएगा, 4 से ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास 75। यानी कि अगर मेरा मार्क प्राइस 100 है, 100 है और मैं उस पे 10% की डिस्काउंट देती हूँ, 10% का डिस्काउंट देने के बाद अगर मैं मतलब 20% का प्रॉफिट कमा रही हूँ, इसका मतलब मेरी वैल्यू जो जो भी मेरी ऑब्जेक्ट है उसका मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 75 आ गया कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब अब मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में मुझे 75 की वैल्यू दे रखी है 450। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, 100 की निकालनी है। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 450 डिवाइडेड बाय 75 इंटू में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। देखो काट लेते हैं इसको, 25 से यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया 0। तो यहाँ से ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 600 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे किया एक बार फिर से देख लेते हैं कि मुझे क्या पूछा गया था, मार्क प्राइस पूछा गया था, तो मैंने मार्क प्राइस को क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब मैं मार्क प्राइस पे जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ कि मार्क प्राइस पे क्या दिया गया है, 10% का डिस्काउंट। तो 10% का अगर मैं डिस्काउंट निकालती हूँ तो 90 हो गया। लेकिन 90 जो है, 90 होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 90 जो है ना 120 वैल्यू हो गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। तो यहाँ से हमारे पास 100 की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास 70 आई। यानी कि ये मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया। कब, जब मैं मार्क प्राइस कितना रखती हूँ, 100 रखती हूँ, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 75 बनेगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में 75 की वैल्यू कितनी गिवन है, 450 गिवन है, और मुझे निकालनी किसकी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ 1 + 2x + x स्क्वायर की पावर n है और ये किसके बराबर गिवन है, मुझे इसके बराबर। देखो इसको पहले, सबसे पहले ना ये मुझे दिख रहा है ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 + x का होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है मेरे पास n है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 + x की पावर 2n। ये ऐसे बन गया। अब देखो ये एक तरीके से मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब हम कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं तो ये बनता है। तो इसका मतलब मुझे एक जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म हम बाइनोमियल में कैसे निकालते हैं, 2n CR, 1 की पावर यानी कि जो आगे होता है उसकी पावर क्या होती है, 2n - r होती है, और जो x होता है इसकी यानी कि जो पीछे पीछे वाली जो टर्म होती है उसकी पावर क्या आती है, r आती है। तो 1 की तो कितनी भी पावर करो आप 1 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया 2n CR और x की पावर r। अब देखो इसको जब आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो a की जगह पे a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2n CR आ गई। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है देखो, a pot contains 81 liter of pure milk. 1/3 of the milk is replaced by the same amount of water. Again 1/3 of the mixture is replaced by that amount of water. What is the ratio of the milk and water in the new mixture? अब देखो इस तरीके का जब रिपीटेड रिपीटेड हो ना, जितनी बार रिपीटेड है तो हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास क्या है 81 स्टार्टिंग में है। अब मैंने क्या कर दिया, 1/3 जो है ना मिल्क निकाल दिया है, 1/3 निकाल दिया तो मेरे पास कितना बच गया, 2/3 बच गया। उसके बाद फिर से 1/3 निकाल दिया, यानी कि ये बचा हुआ है 83 का 2/3 मेरे पास अब ये बचा हुआ है। अब इस बचे हुए पार्ट में से फिर से हमने निकाल दिया तो फिर से कितना बचेगा, इसका भी 2/3 निकालो, है ना। तो यहाँ से देखो अब 2 बार ही निकाला ना, तो 2/3 2 बार आ जाएगा। यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको काटोगे 9 से तो ये 9 पे चला जाएगा। यानी कि अब ये कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कि अगर मैं 1/3 जो है मिल्क 2 बार निकालती हूँ तो 81 जो लीटर मेरे पास प्योर मिल्क था, तो 2 बार उसमें से निकालने के बाद मेरे पास अब मिल्क कितना बचने वाला है, 36 लीटर बचने वाला है। अब 36 मिल्क बच गया। मुझे रेशो किसका पूछा है, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क तो 36 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वाटर, यानी कि पानी अब कितना आ चुका है 81। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, प्योर मिल्क था। अब बच कितना गया, 36। अब 36 इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि अब जो इसके अंदर
अ, जो वाटर है वो कितना ऐड हो चुका है, 45 लीटर ऐड हो चुका है। तो यहाँ से अब इसका रेशो निकाल दो, रेशो निकालोगे तो कितना आएगा, 36 और 45 का रेशो, यहाँ से 9 से काटोगे तो ये 4 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 4:5 आ जाएगा। तो देखो इस चीज को समझना है, जब भी ऐसे रिपीटेड है ना कि 1/3, क्वेश्चन को समझना है, क्या 1/3 निकाल दिया हमने मिल्क, तो अब बच कितना गया, 2/3 पार्ट ही तो बच गया ना। 1/3 हमने निकाल दिया, 2/3 बच गया। अब 81 का मैंने इसको काटा पीटा नहीं, 81 का 2/3 बच चुका है, लेकिन अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, 1/3 निकाल रहे हैं, यानी कि अब फिर से उसका 2/3 बच चुका होगा। तो बचा हुआ, अब हम जब काटते हैं तो बचा हुआ पार्ट मेरे पास कितना आया, 36 आया। 36 आया, इसका मतलब इसके अंदर वाटर कितना आ चुका है, 45 आ चुका है। तो रेशो निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द परसेंट इंक्रीज्ड इन इट्स वॉल्यूम इज। तो हमें बताना है उसकी वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास, जो स्फेयर है उसकी वॉल्यूम होती है मेरे पास 4/3 πr³ अब उसकी डायामीटर, अब जितना डायामीटर में इंक्रीज किया उतना ही उसकी रेडियस में इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि रेडियस जो है ना, रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, 2d से करके लिख सकते हैं। तो आप सिंपल ये देखो कि डायमीटर में अगर 25% इंक्रीज हुआ है तो रेडियस भी 25% से इंक्रीज हो जाएगी। और 4/3 से यहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इस क्यूब से। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 25% है ना, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। तो इसका मतलब मैं मान लेती हूँ पहले रेडियस मेरे पास कितनी थी, 4 थी, अब कितनी इंक्रीज हो गई है, 1 इंक्रीज हो गई, यानी कि अब रेडियस बन गई है 5। अब मुझे इसका क्या करना है, क्यूब करना है। अब इसका हम क्यूब कर लेंगे इजीली, तो इसका क्यूब करोगे तो 64 हो गया, इसका क्यूब करोगे तो 125 हो गया। अब 125 में से आपको क्या करना है, 64 को माइनस करना है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 61, यानी कि 61 अपॉन में 64 इंटू में 100। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो दो ऑप्शन तो मेरे गलत हो गए, फर्स्ट और सेकंड तो होने वाला नहीं है, 59 तो नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 61 को 64 से डिवाइड करोगे तो ये तो हाफ तो नहीं है ना इसका, ये लगभग 95% के अराउंड है। अब 95% कितना है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। ये तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस दे रखा है। अगर यहाँ पर कुछ और अ, होता है, यहाँ पर 70 होता है, 80 होता है, तो हम इसका करेक्ट आंसर फोर्थ पे लगा देते, क्योंकि ये मुझे पता है ये 95 के आसपास आने वाला है ना, क्योंकि 61 और 64 में देखो डिफरेंस बहुत कम है, तो ये लगभग उसके 100% के अराउंड ही हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स, यानी कि 3 जो हमारे पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड है, किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, या सरकम सेंटर बोलेंगे। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो इसमें अगर आपको पता है तो डायरेक्ट इसमें आंसर करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑर्थो सेंटर, यानी कि एल्टीट्यूड का जो, जहाँ पे एल्टीट्यूड किसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका एल्टीट्यूड यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये सारे क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, ये जिस पॉइंट पे भी मिलेंगे ना उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अच्छा एक बार देख लेते हैं इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर हमारे पास क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये एक एंगल है, तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरीके से इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगी लाइन, यहाँ पे इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगी, और ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको क्या बोलते हैं, हम इन सेंटर बोलते हैं। सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कोई ट्राइंगल है हमारे पास और इस ट्राइंगल की जो मीडियन होगी, यानी मीडियन पता है ना, ये दूसरी वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ऐसे ही ये वाली यानी कि मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर आ ही गया, ऑर्थो सेंटर क्या बनेगा,
एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर क्या बनता है? सरकम सेंटर बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। जैसे मान लिया मेरे पास कोई ट्रायंगल है, अब किसी साइड पे, यहाँ पर ये जो साइड है इसको कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रहा हो, इस साइड को, इस साइड को अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसी तरीके से इस साइड को कोई परपेंडिकुलर भी होना चाहिए इसके ऊपर, और इस साइड को बाइसेक्ट भी करना चाहिए। सिमिलरली इस साइड को भी क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, इसी तरीके से इस साइड को भी। तो ये परपेंडिकुलर भी होंगे और साइड को बाइसेक्ट भी करेंगे, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलेंगे। तो आई होप ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर रहेगा एंगल बाइसेक्टर। सेंट्रोइड क्या रहेगा? मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये क्या होता है? सरकम सेंटर जो होता है इसमें क्या रहेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सरकम सेंटर कहलाता है। तो आई होप आज के ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अभी कल कल की वीडियो में हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 21 का स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर